हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूपी बोर्ड स्टडी चैनल पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जैसे मैंने इंग्लिश अभी कुछ टाइम पहले मैंने हिंदी का लेक्चर लिया था, तो इस हिसाब से मैं क्लास ले रहा हूं एसएसटी की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अब क्लास 10th में जो 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं वो कंपलसरी हो चुके हैं। हर सब्जेक्ट में 20-20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं और ये कोई एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो हर साल आते हैं। और आप लोगों को पता है कि 10th हो या 12th हो, हमेशा यूपी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ भी नया नहीं होता है, हर साल वही होते हैं। और कुछ एक दो क्वेश्चन आते हैं तो संभावना बेस उसी से रिलेटेड करके आते हैं। तो हम लोगों अगर प्रीवियस ईयर लगाते हैं यानी अनसॉल्व सॉल्व करते हैं, तो अगर हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो हमारे नेक्स्ट जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो 100% वहीं से फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैंने 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके लिए एक सीरीज चालू की है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो डेली की डेली इसे देखने के लिए। इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब्जेक्ट हमारा एसएसटी है, और एसएसटी में 2024 का जो फर्स्ट सेट है उसके जो 20 नंबर के एमसीक्यू हैं उन्हें हम एक एक करके हल करेंगे। और मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप परमानेंट हमारी लेक्चर को देखते हैं और परमानेंट अगर इन्हें करते हो तो जो 25 में आने वाले 20 एमसीक्यू हैं वो इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे, कहीं से बाहर की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप 100 200 रटें, आप बस डेली के डेली लेक्चर लिखते रहिए, आप पूरा का पूरा जो 20 नंबर के एमसीक्यू है वो यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। यानी आंदोलन के नाम दिए, जैसे असहयोग आंदोलन है, सबको पता है महात्मा गांधी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था, और चंपारण में आंदोलन भी कराया था। लेकिन बात किया जाए खिलाफत आंदोलन की, तो ये खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। यानी 1789 में जो प्रथम राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी उसका क्या परिणाम था। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बात की जाए फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस के जो सैनिक थे वो कहाँ गए थे, अमेरिका की क्रांति में सम्मिलित हुए थे। तो वहाँ से लौटने के बाद उन्हें लगा कि हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालांकि नेपोलियन के उदय की बात की जाए तो नेपोलियन का उदय 1792 के टाइम हुआ था, और नेपोलियन एक सेनापति था तो उसने शासन लिया था। उससे बाद की घटना की बात। जर्मनी का एकीकरण भी बाद में हुआ, और निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ, तो निरंकुश तो राजतंत्र पहले से ही था, लुई 14वें 15वें से ही शासन हो चुका था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो ये राइटर की बात पूछे, राइटर पूछ दिए गए हैं। तो ऑप्शन है ईबी रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ये यानी ये आंसर करेक्ट है, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 क्वेश्चन है, 1929 में महामंदी का प्रमुख कार्य क्या था। यानी 1929 में जो महामंदी आई था उसका प्रमुख कार्य क्या था। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम उत्पाद, या बेरोजगारी, प्रमुख बैंकों का धाराशायी होना। तो इसका जो मुख्य कार्य था वो प्रमुख बैंकों का धाराशायी होना, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कहाँ की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF की स्थापना, तो ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो सबको पता है कि ना तो ब्रिटेन में है और ना ही फ्रांस में और ना ही भारत। तो इसका एक ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। दो ऑप्शन होते हैं, दो समूह होते हैं, एक अल्पसंख्यक होता है, एक बहुसंख्यक होता है। तो अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, और बहुसंख्यक में वो आते हैं जिनकी संख्या अधिक होती है। जैसे भारत में बात की जाए तो भारत में बहुसंख्यक में हिंदू हैं, अल्पसंख्यक में अन्य धर्म के लोग आ जाते हैं। तो ऑप्शन है तमिल, ईसाई, सिंगली, मुस्लिम। तो बदमिया लोग होता है, तो बहुसंख्यक में अगर वहाँ की बात की जाए तो बहुसंख्यक में सिंगली लोग होते हैं, और अल्पसंख्यक में यहाँ पर तमिल है, क्योंकि तमिल की संख्या कम है और सबसे ज़्यादा सिंगली लोगों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि। भारत में जो संघीय व्यवस्था है क्यों है। यहाँ की शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीयकरण है। ये दो ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, संविधान लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है कि अपने यहाँ शक्तियों का कैसा है, विकेंद्रीकरण।
मतलब शक्तियाँ कैसी हैं, बटी हुई हैं, क्योंकि राज्य में देखो अलग हो गया, फिर केंद्रीय मतलब स्थानीय सरकार अलग होगी, राज्य सरकार अलग हो गई, तो यहाँ शक्तियों का क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि केंद्र में ही सारी शक्तियाँ स्थापित हो, तो हमारा क्या है, विकेंद्रीकरण, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य की बात पूछी है तो मणिपुर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, दिल्ली, क्योंकि एनसीआर है, दिल्ली हमारी राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश में भी आता है, तो ये कैसा है, संघीय राज्य नहीं, क्योंकि ये कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य की से दर्जा नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निम्नलिखित में किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल का आवश्यक शर्त है, मतलब राजनीतिक दल के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है, तो राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सत्तावाद। तो सबको पता है कि राजनीतिक दल मतलब जो पार्टियां बनती हैं राजतंत्र में तो बन नहीं सकती, क्योंकि राजतंत्र में राजा का शासन होता है, और तानाशाही में तो हो नहीं सकता, तानाशाही किसी एक की चलेगी, सत्तावादी में सत्ता स्थापित रहेगा, लोकतंत्र में ही अन्य अलग पार्टियों को शर्तें लागू हो सकती हैं, तो हमारा आंसर लोकतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, मतलब ये पूछा गया कि लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन की बात यह है कि लोकतंत्र की बात नहीं, तो जनमत तो देखो होता है क्योंकि जनता वोट डालती है, राजनीतिक दल भी होते हैं, उत्तरदायी शासन होते हैं क्योंकि जनता के प्रति शासन उत्तरदायी होता है, बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र में नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे हिंदुस्तान भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं तो सिर्फ हिंदुओं का ही शासन है, अन्य लोगों का भी शासन रहता है, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाए, तो ये आंसर हो जाए और बहुसंख्यकों का शासन। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज धात्विक है, मतलब धातु से रिलेटेड धात्विक खनिज है, तो कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया और लौह अयस्क हो गया। तो आपको पता है लोहा क्या होता है, धातु होती है, तो हमारा लौह अयस्क ही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लौह अयस्क, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो ये तो सबको पता होगा कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, क्योंकि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सबको पता है कि कपास के लिए सबसे फेमस मिट्टी है तो काली मिट्टी, सबको रट जाता है कि काली मिट्टी यानी कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग में कच्चे माल में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, यानी वो कौन सा उद्योग है जिसमें बॉक्साइट का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो फर्स्ट है हमारा सीमेंट, एल्यूमिनियम, लोहा इस्पात और कागज। तो सबको पता है कि एल्यूमिनियम में ही हम किसका बॉक्साइट का उपयोग करते हैं, सीमेंट में होता नहीं, ना ही लोहे इस्पात में होता है और ना तो कागज में, कागज तो लकड़ी से बनता है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एल्यूमिनियम में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित ये हमारा, निम्नलिखित में किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, मतलब सेवा क्षेत्रक के बारे में पता है कि किसे हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं, एक मिनट को दिख नहीं रहा, निम्नलिखित में किसको हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। देखो मैंने बताया था जो क्षेत्रक होते हैं वो 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में वो चीज़ें आती हैं जैसे हमने कृषि से मतलब प्रकृति द्वारा जो प्राप्त होती हैं, जैसे हमें क्या हो गया, जैसे हमने गेहूँ फसलों का, अनाज का उत्पादन किया या मछली पालन किया, ये सब हमारे प्राथमिक हैं, क्योंकि प्राथमिक स्रोत है। द्वितीयक में क्या आता है, विनिर्माण आता है। द्वितीयक मतलब जैसे हमने गेहूँ उत्पादन किया तो गेहूँ हमारा अनाज हो गया, प्राथमिक क्षेत्र से गेहूँ से हमने क्या बनाया, ब्रेड बनाए, तो ये ब्रेड बने, बिस्किट बने, तो ये सभी हमारे क्या आ जाएंगे, तो ये हमारे द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएंगे। द्वितीयक में ही हमारा विनिर्माण आता है और तृतीयक में क्या होता है, सेवा, संचार, ये सभी आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये क्षेत्रक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना, प्राथमिक प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है और द्वितीयक में विनिर्माण आते हैं जो फैक्ट्री द्वारा उत्पादन किए जाते हैं, और जो हमारा तृतीय आता है वो उसमें सेवा, परिवार, संचार, ये सब आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र का विभाजन का आधार है। मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किस आधार पर करते हैं? रोजगार की शर्तें या आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का विभाजन का आधार है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जाए तो सार्वजनिक जो मतलब सरकारी कंपनियां वगैरह मतलब होती हैं जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है, और निजी क्षेत्र में जिसमें निजी होते हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21। एजेंडा 21 का संबंध किसका है? ओजोन क्षरण अपक्षय से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापमान से या सतत पोषणीय विकास से। तो जो हमने एजेंडा 21 रखा गया था वो सतत पोषणीय विकास के लिए रखा गया था, जिसमें क्या था, संसाधनों को लेकर के चिंता प्रकट की गई थी कि हम संसाधनों का ऐसा विकास करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया था? मतलब उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाया था वो कब बनाया था? 1980, 1990, 1986, 2002। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1986 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? देखो इससे अच्छा मैं इससे पहले समझाता हूँ कि ग्रामीण बैंक से रिलेटेड क्या है। जब हम मुद्रा शाख वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो मुद्रा शाख वाले चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलता है कि बैंकों की शुरुआत क्या थी। मतलब बैंक ने क्या किया था बांग्लादेश में लोगों को बैंक ने क्या किया, लोगों को लोन देना स्टार्ट किया था, जिससे क्या हुआ, महिलाओं को लोन दिया, महिलाओं ने अपने अपने घर के काम किए, धीरे धीरे जमा करते रही, तो काफ़ी अच्छा विकास हो गया। तो वहीं बैंक की स्थापना की गई। तो उससे रिलेटेड पूछा गया। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1960, 1980, 1970 और 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1970। 1970 में ये बैंक की स्थापना की गई थी, और इस बैंक के सफल होने में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि महिलाओं ने टाइम से रुपए जमा किए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? एक होता अजैव संसाधन, एक होते जैव संसाधन। तो इसमें जैव संसाधन पूछा गया, लोहा हो गया, तांबा, मत्स्य पालन, उद्योग, चट्टानें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन यानी उद्योग, ये जैव संसाधन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की गई। तो इसमें जो किसका देश का अच्छा है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो सबसे अच्छा हमारा नेपाल का है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अगर आपने सही से पढ़े होंगे, तो आपको मैं ये नहीं कहता कि आप इनको रटो, आप बार बार अगर प्रैक्टिस करते हो और रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे अपने आप। और हमारे इस लेक्चर के साथ बने रहिए। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके जो 20 नंबर के आने वाले MCQ हैं वो आप एक भी छोड़ के नहीं होंगे, और 20 के 20 भी सही करके आओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।